दुनिया के नक्शे पर मिडिल ईस्ट एक ऐसा इलाका है जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चलती हुई पुरानी और खतरनाक दुश्मनी। दोस्तों, यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जो सिर्फ बॉर्डर पे लड़ी जा रही है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो ऑयल और न्यूक्लियर के बेस पे लड़ी जा रही है, जो आज दुनिया को दो हिस्सों में बांट कर रख दिया। कभी ईरान और अमेरिका अच्छे दोस्त हुआ करते थे और इजराइल के साथ ईरान के अच्छे कारोबारी ताल्लुक थे, लेकिन 1979 में इस्लामिक रिलेशन ने दोस्ती को दुश्मनी की लकीरों में बदल दिया। मिडिल ईस्ट की जमीन आज भी टकराव की ओर खड़ी है। एक तरफ ईरान है कि जो चाहता है कि पूरे क्षेत्र से यूनाइटेड स्टेट का असर खत्म हो जाए और उसकी ताकत और ज्यादा प्रभाव बने। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान का प्रभाव ताकत अगर बढ़ता गया तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन जाएगा। इसी टकराव ने इस क्षेत्र को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां हर कदम एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकता है। सवाल ये है कि क्या ये शक्ति की लड़ाई है या ये मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जंग, जो दुश्मनी सालों पहले पर्दों के पीछे लड़ी जाती रही। एक तरफ मोसाद और दूसरी तरफ इस्लामिक रिलीजन गार्ड एक दूसरे को निशाना बनाती रही, लेकिन यह शैडो वार के नाम से चलती रही। लेकिन 2024 से 25 तक आते आते डायरेक्ट मिसाइल हमलों में तब्दील हो चुकी थी। कैसे एक वक्त के साथी जो आज एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं, और कैसे 1989 से लेकर आज तक के वाकयात ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की ओर झोंक दिया है। उस दौर में मोहम्मद रजा की हुकूमत थी और ईरान सबसे ताकतवर और मिडिल ईस्ट का सबसे अच्छा और ताकतवर देश माना जाता था। उस समय यूनाइटेड स्टेट ईरान को फारस की खाड़ी यानी पुलिसमैन कहता था। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान को उस दौर के सबसे आधुनिक जर्मन F-14 फाइटर जेट दिए, जो उस समय दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमानों में गिने जाते थे और बहुत कम देशों के पास थे। उस दौर में ईरान और इजराइल के रिश्ते खुले तौर पर नहीं बल्कि खुफिया और रणनीतिक स्तर पर काफी मजबूत थे। दोनों के बीच तेल और सुरक्षा से जुड़ा सहयोग चलता था। इजराइल ने ईरान के किसानों को आधुनिक सिंचाई और टेक्निक सिखाई, जबकि बदले में ईरान इजराइल को सस्ता तेल देता था। उस समय दोनों का एक दूसरे से बहुत अच्छा संबंध था, जो ये कारवां कई सालों तक चलता रहा। लेकिन इतिहास में ऐसा कम ही होता है कि ताकत और राजनीति की राह हमेशा एक जैसी बनी रहे। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। ईरान के अंदर असंतोष बढ़ने लगा। 1989 की क्रांति के बाद रूहुल्लाह खामेनी निर्वासन से वापस ईरान पहुंचे तो देश की पूरी विदेश नीति ही बदल गई। जो ईरान का भी पश्चिमी देशों का करीबी सहयोगी था, वही अचानक उनके खिलाफ खड़ा दिखाई देने लगा। मानो सत्ता बदलने के साथ साथ देश की दिशा भी 180 डिग्री घूम गई। दुनिया को हिला देने वाली घटना 1989 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान ईरान की तरफ खींच लिया। कुछ ईरानी छात्रों ने एम्बेसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट तेहरान पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया। यह घटना इतिहास में ईरान फोर्टेज कोरिसिस के नाम से जानी जाती है। यह संकट कई महीनों तक चलता रहा। जवाब में यूनाइटेड स्टेट ने ईरान के अरबों डॉलर के असेस्ट फ्रीज कर दिए और दोनों देशों के बीच रिश्ते लगभग खत्म हो गए। तब से लेकर आज तक इन रिश्तों में गहरी खाई बनी हुई है। इस क्रांति के बाद ईरान का रूप इजराइल के भी पूरी तरह बदल गया। नई सरकार ने इजराइल को एक वैध देश मानने से इनकार कर दिया और उसे जायनिस्ट रीजन कहानी शुरू कर दिया। इसी दौर में खामेनी ने एक नारा दिया जो पूरे मिडिल ईस्ट के राजनीति में गूंजने लगा। उन्होंने नारा दिया, आज ईरान कल फिलिस्तीन। इस नारे का मतलब साफ था, ईरान खुद को फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा देखना चाहता था और इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। यहीं से शुरू हुई वह दुश्मनी जो धीरे धीरे करके बढ़ती गई। जब सद्दाम हुसैन ने 1980 को ईरान पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट की सियासत और भी उछल गई। यह लड़ाई इतिहास में ईरान इराक वार के नाम से जानी जाती है। 8 साल तक चली इस भयानक जंग में लाखों लोग मारे गए और पूरे क्षेत्र की राजनीति बदल गई। उस समय यूनाइटेड स्टेट खुले तौर पर इराक का साथ दे रहा था, क्योंकि उसे डर था कि अगर ईरान बहुत ताकतवर हो गया तो पूरे मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव बढ़ जाएगा।
इसलिए अमेरिका ने इराक को कई तरह की मदद की। लेकिन इसी दौरान एक चौंकाने वाली राज भी सामने आया। पर्दे के पीछे अमेरिका ने गुप्त रूप से ईरान को भी हथियार बेच रहा था। इस मामले के बाद में ईरान काउंटर ऑफिसर के नाम से जाना गया। इसका मकसद माना जाता है कि जंग लंबे समय तक चलती रहे, ताकि ईरान और इराक दोनों कमजोर होते जाएं और कोई भी देश मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा ताकतवर न बन सके। इस जंग में इजराइल की स्थिति भी बहुत अजीब थी। उस समय इजराइल को सबसे बड़ा खतरा सद्दाम हुसैन और इराक से महसूस होता था। 1989 की क्रांति के बाद ईरान और इजराइल के रिश्ते खराब हो चुके थे। फिर भी इजराइल ने गुप्त तौर पर ईरान की कुछ मदद की। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि सद्दाम हुसैन की जीत ना हो, क्योंकि अगर इराक बहुत मजबूत हो जाता तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। कहा जाता है कि यही वह दौर था जब ईरान और इजराइल के बीच आखिरी बार किसी तरह का गुप्त संपर्क या सहयोग हुआ। इसके बाद हालात तेजी से बदल गए और दोनों देशों के बीच दुश्मनी और गहरी होती चली गई। लेकिन कहानी यहीं से खत्म नहीं हुई। ईरान को जल्द ही यह समझ आ गया कि वह यूनाइटेड स्टेट और इजराइल जैसी ताकतों से सीधे जंग लड़कर जीत हासिल नहीं कर सकता। इसलिए तेहरान ने एक नई रणनीति अपनाई, यानी ऐसी लड़ाई जिसने बल्कि दूसरे गुटों और संगठनों के जरिए दुश्मन को घेरा जाता। धीरे धीरे ईरान ने मिडिल ईस्ट में ऐसे कई ताकतवर गुट खड़े कर दिए जिन्होंने पूरे इलाके की सियासत बदल कर रख दिए। सबसे पहले ईरान ने हिजबुल्लाह को मजबूत किया। यह संगठन लेबनान में बना है और धीरे धीरे इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। ईरान ने इसी पैसा, हथियार और ट्रेनिंग दी। नतीजा यह हुआ कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सीमा पर रॉकेट हमले होने लगे। कई बार हालात इतने गंभीर हो गए कि इजराइल को बड़े सैन्य ऑपरेशन तक चलाने पड़े। इसके बाद ईरान ने हमास की भी मदद शुरू कर दी, जो गाजा में सक्रिय है। दिलचस्प बात यह थी कि हमास सुन्नी संगठन है, जबकि ईरान शिया विचारधारा वाला देश है। फिर भी दोनों के बीच सहयोग बढ़ा, क्योंकि दोनों का एक ही दुश्मन था, इजराइल। ईरान ने हमास को फंडिंग, हथियार और तकनीकी मदद देना शुरू किया। इसमें गाजा से इजराइल की तरफ रॉकेट हमले और ब्याज बढ़ गया और यह कारवां धीरे धीरे और खतरनाक होता चला गया। समय के साथ ईरान ने सिर्फ एक दो जगह नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अपना असर बढ़ाना शुरू कर दिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें